नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। और आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। दोनों ही प्रमुख दल जीत के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही दलों के लिए जीत साख का सवाल जो है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी में 2 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। दरअसल ये तीनों सीटें किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां मैनपुरी में सपा की साख दांव पर है, वहीं रामपुर से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की सीट बचाने की चुनौती बनी हुई है। वहीं बात करें खतौली विधानसभा की, तो भाजपा के सामने खुद की सीट बचाने की चुनौती कम नहीं है। मैनपुरी में यादवों के हाथ में जीत की चाबी, भाजपा यहां कर सकती है खेल। रामपुर लोकसभा के बाद भाजपा की नजर अब विधानसभा सीट में जीत पर। खतौली सीट पर जयंत चौधरी लगा रहे पूरा जोर, समीकरण पर सबकी नजर। समाजवादी पार्टी अपनी जीती सीटों को बचाने के लिए कर रही पूरा प्रयास। अगर बात करें मैनपुरी लोकसभा सीट की, तो इस सीट पर यादव जिस तरफ जाएंगे जीत उसी की होगी। यहां से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनावी मैदान में है। वहीं भाजपा ने रघुराज शाख पर दांव खेल दिया है। उम्मीदवारों की घोषणा ने मैनपुरी से लेकर लखनऊ तक की राजनीति को गरमा दिया है। रामपुर में मुस्लिम वोट बैंक के पास जीत की चाबी है। सपा नेता आजम खान रामपुर सीट से 10 बार विधायक चुने गए हैं। सजा के बाद सीट छिन जाने के बाद इस चुनाव में आजम खान चुनावी मैदान में भले ही नहीं उतरेंगे, लेकिन उनकी धमक सुनाई देगी। अपने अजीज असीम रजा को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारकर सपा में अपनी ताकत का एहसास आजम ने करा दिया है। खतौली विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल अपनी दावेदारी को पुख्ता करने में जुट गया है। हालांकि पार्टी में बगावत जैसी स्थिति भी बनती दिखी, गुटबाजी भी दिखने लगी है। मुजफ्फरनगर की सीट पर किसान आंदोलन और राकेश टिकैत के प्रभाव के बाद भी भाजपा का विजय रथ रोकने में सपा रालोद गठबंधन कामयाब नहीं हो पाया था। लखनऊ से घनश्याम निशांत चौरसिया की रिपोर्ट। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे, जिनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ रामपुर संवाददाता अशोक शर्मा जुड़ेंगे, मैनपुरी संवाददाता विवेक दीक्षित और खतौली से संवाददाता पवन कुमार सिंह जुड़ेंगे। लखनऊ से संवाददाता हमारे साथ घनश्याम निशांत चौरसिया जुड़ चुके हैं। तो घनश्याम, उत्तर प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है। क्या माहौल देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, अगर ये तीनों सीट की अगर बात करें, तो ये तीनों सीट की नज़रें पूरे उत्तर प्रदेश की लगी हुई है। चूंकि ये उपचुनाव है, उपचुनाव के बावजूद इसके परिणाम बहुत दूर जाने वाले हैं। सबसे पहले रामपुर देख लीजिए, मैनपुरी देख लीजिए, खतौली देख लीजिए। रामपुर से आजम खान का अस्तित्व दांव पे, अस्तित्व इसलिए भी क्योंकि वो पहले उनके गढ़ पे पहले ही जो लोकसभा चुनाव पे जिसको उन्होंने डेजिग्नेशन देकर के आए थे, वो हार चुके हैं। यानी इनके जो प्रत्याशी थे असीम रजा, जो अभी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, वो घनश्याम लोधी से पहले ही हार चुके हैं। यानी उनकी गढ़ भारतीय जनता पार्टी ले चुकी है। दूसरी सबसे बड़ी जो लोकसभा क्षेत्र है मैनपुरी, जहां पे मुलायम सिंह यादव, अभी दिवंगत मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद से सीट खाली हुई है। वहां पे जो समाजवादी पार्टी की जो उनकी गढ़ है, चूंकि अभी तक उस सीट से मुलायम परिवार ही जीतता हुआ आ रहा है, उस सीट पे भी चुनौतियां बनी हुई हैं। और चुनौतियां इसलिए भी बनी हुई हैं क्योंकि जो वहां के विधानसभा है, 5 विधानसभाओं में 2 विधानसभा पहले ही भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। 3 विधानसभाओं पे समाजवादी पार्टी का कब्जा है। और अब जो, हालांकि पिछली बार अगर बात करें तो जो मैनपुरी सीट है, उस मैनपुरी सीट पे
मुलायम सिंह यादव लगभग तकरीबन 94,000 से ज्यादा मतों से हराया था अपने प्रतिद्वंदी को, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, और जो अन्य 10 प्रत्याशी थे उनकी जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन अगर इस बार बात करें तो एक तरफ मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव चुनाव में है, दूसरी तरफ उन्हीं के शिष्य रघुराज सिंह साक्य हैं। तो जाहिर सी बात है एक शिष्य और बहू में लड़ाई होने जा रही है, उन विरासत को लेकर के लड़ाई है, यानी जो साख है समाजवादी पार्टी की वो इस बार मैनपुरी से दांव पे है। तीसरी जो खतौली सीट की बात करें तो खतौली सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती बन सकती है, क्योंकि वहां से भारतीय जनता पार्टी की ही विधायक थे, 2 साल की उनको सजा होती है। और इसी आरएलडी के जो जिसके प्रत्याशी हैं, इस बार आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं उन्हीं के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने ही लेटर लिखा था कि आखिरकार रामपुर से जितनी तेजी से रामपुर के जो विधायक है, निवर्तमान विधायक जो अभी जिनको बर्खास्त कर दिया गया है विधानसभा के उसी कानून के तहत, अगर उनको हटाया जा सकता है तो विक्रम सिंह सैनी को क्यों नहीं हटाया जा सकता है। तो विक्रम सिंह सैनी को इसी के बाद हटा दिया गया है, वहां पे खाली है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी फिर से रिपीट करने की कोशिश करेगी। वहां से चूंकि महज 16,000 के वोटों के डिफरेंस से भारतीय जनता पार्टी उस सीट से जीती थी, तो इस बार वहां पे भी जो लड़ाई है वो काफी चुनौतीपूर्ण है। जी तो घनश्याम, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी भी मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, और जो सपा पार्टी है वो दावा कर रही है कि जो डिंपल यादव, आपने कहा कि उनके शिष्य भी रघुराज वो भी खड़े हुए हैं और डिंपल यादव है वो भी मैदान में उतरी है, तो क्या लग रहा है दोनों के बीच मतलब किस तरह की टक्कर जो है वो हमें देखने को मिल सकती है? देखिए, अगर मैनपुरी सीट पे यादव वोटर्स जिधर जाएंगे उसकी जीत होगी। वहां पे जो यादव वोटर्स हैं, दूसरे नंबर पे 4 लाख से ज्यादा वोटर, मैं आपको बता दूं कि 4 लाख से ज्यादा जो वोटर हैं वो यादव हैं, और तकरीबन वो दूसरे जो सबसे बड़ी वोटर हैं 2,90,000, 4.5 लाख मतदाता तकरीबन वहां पे यादव हैं, और दूसरे नंबर पे लगभग तकरीबन 3 लाख जो मतदाता हैं वो साक के हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो साक के जाति से आते हैं, और वो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव ने पहली बार उनको इटावा से सांसद भी बनाया था, यानी जो उनकी राजनीतिक उत्पत्ति हुई है, जनप्रतिनिधि बनने की जो शुरुआत हुई है वो मुलायम सिंह यादव के देन है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बाद में जब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और जब शिवपाल सिंह यादव के बीच में लड़ाई हुई, तो ये रघुराज सिंह साक्य समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके शिवपाल सिंह यादव के साथ चले गए थे। अगर इस वक्त शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के विरोध में रहते, भले ही वो प्रत्याशी नहीं उतारते, तो इस बार जो लड़ाई थी वो भी दिलचस्प हो जाती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि यहाँ की लड़ाई इस बात पर निर्भर है कि शिवपाल सिंह यादव का क्या रुख रहेगा। रामपुर की बात करें तो रामपुर में ठीक उसी तरीके जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो काफी ज्यादा हैं। मुस्लिम वोटर्स जिधर रुख रहेगा उधर ये सीट निकलने की संभावनाएं हैं, क्योंकि चूंकि अभी इस बार ये रामपुर से 10 बार, 9 बार पिछली बार ये जो इनकी सदस्यता रद्द की गई, ये 10वीं बार आजम खान वहां से विधायक थे। तो जाहिर बात है कि वो पूरी तरीके से गढ़ है, उनका अस्तित्व है, उनके जो राजनीतिक ध्रुव है। जी घनश्याम, हमारे साथ खतौली से संवाददाता पवन सिंह भी जुड़े हुए हैं। तो पवन जी, क्या हाल नजर आ रहा है खतौली में चुनाव को लेकर? तो बता दें कि वहां खतौली की जो सीट है, क्योंकि उस सीट पे अभी 2022 में ही बीजेपी के प्रत्याशी जीते हुए थे, लेकिन किसी कारणवश जब वहां पे केस हुआ और उनको सजा हुई, तो इसके वजह से वो सीट अभी रिक्त हुई है। उसमें वहां पे क्योंकि पश्चिम की जो स्थिति है, वहां पे कहीं न कहीं से जो किसानों की राजनीति वो भी इसको प्रभावित करती है, वो चाहे थोड़ी हो चाहे बड़ी हो। क्योंकि इससे पहले अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में और पश्चिम क्षेत्र में बहुत ज्यादा किसानों को लेकर के बहुत सारे आंदोलन हुए, जिसका प्रभाव पश्चिम के सभी सीटों पे पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने वहां पे अपनी पूरी तरह से परचम लहराने में कोई कमी कोर कसर नहीं छोड़ा था। अभी इस बार भी राष्ट्रीय लोकदल और सपा का जो गठबंधन है वो वहां पे पूरी तरह से आमने सामने है बीजेपी के। लेकिन जहां तक खतौली का सवाल है, तो खतौली में आज भी जो स्थितियां हैं, अभी जो सूत्रों के हवाले से जो स्थिति पता चल पा रही वहां पे, तो आज भी ऐसी स्थिति है कि बीजेपी काफी जो है मजबूत स्थिति में वहां पे है।
क्योंकि अभी बीजेपी में उनके साथ बहुत सारी संवेदनाएं जुड़ी हैं और उन्हीं की पत्नी राजकुमारी इस बार बीजेपी से वहां पे लड़ रही हैं, और जिससे वहां पे जो लोग बीजेपी को समर्थन दिए थे पहले, वो लोग उनको भी समर्थन देने की तरह पूरी तरह तैयारी में है, क्योंकि वहां पे एक जो जाति का जो समीकरण है वो भी कहीं न कहीं से प्रभावित हो रहा है उस मामले को लेकर के। वहां पे जैसे सैनी है या अन्य जो ओबीसी जातियां हैं वो काफी संख्या में है, लेकिन बीजेपी की स्थिति मजबूत होने की वजह से इससे पहले जब वहां बीजेपी को वहां पे जीत हासिल हुई थी, तो उस बात का भी कहीं न कहीं से एक बड़ा असर है। जी, हमारे साथ रामपुर से संवाददाता अशोक शर्मा भी जुड़े हुए हैं। तो अशोक, आजम खान के साथ ही उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है क्या असर पड़ेगा सीट पर? देखिए, अगर बात की जाए रामपुर की तो निश्चित तौर पर देखा जाता है जो है समाजवादी इस समय भव्य सागर में फंसी हुई है, और जिस तरह से आजम खान के ऊपर विपदा बनी है, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आजम खान का जो आजम खान कभी करीबी हुआ करते देखा जा सकता है, तो आजम खान को में साथ हुआ करते थे, वो आज आजम खान का साथ छोड़े हुए हैं। ऐसा किसी की जानकारी नहीं हो पा रही है कि किस तरह से क्या पता हो सकता है, ये षड्यंत्र तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आजम खान है अभी कल जो है भाजपा ज्वाइन की है, तो देखा जा रहा है कि किस तरीके से बात हो गई है, कोई षड्यंत्र है, ये तो चुनाव के बाद नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि लगातार तो उनका सामना कर रहे हैं आकाश सक्सेना है, जिन्होंने 80 से करीब मुकदमे उन पर दर्ज करवाए हैं और लगातार उनमें कैदी कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, और जिस तरह से उनकी जो ये विधायक चुनाव हुई है, जिस तरह से ये विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को लगातार यहाँ पर 2 साल रखा है, क्योंकि अभी जी अशोक, पवन जी के पास चलते हैं। पवन जी, वहां पर कौन सी पार्टी आगे होती हुई नजर आ रही है? किस पार्टी जो है वो आगे होती हुई नजर आ रही है? पवन जी बिल्कुल, वहां पर देखिए अभी जो खतौली की स्थिति है, क्योंकि 2022 का जो चुनाव बीता है वो बहुत दिन नहीं हुए हैं, और आपको बता दें सबसे बड़ी बात है कि जो उपचुनाव होता है उस पर सरकार का पूरी तरह से दबाव होता है। किसी की भी सरकार हो और कहीं की भी सरकार हो, तो अगर सरकार वहां पे होती है तो जो भी उपचुनाव होते हैं उससे पूरा असर होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले भी बीजेपी का वहां पे परचम लहराया हुआ था, तो जाहिर सी बात है बीजेपी का पलड़ा अभी भी भारी है वहां पे, जबकि वहां पे राष्ट्रीय लोकदल और सपा दोनों एक ज्वाइंटली वहां लड़ रहे हैं। पश्चिम में राष्ट्रीय लोकदल का एक दबदबा था बहुत पहले से, बहुत सारी करीब 13-14 ऐसी विधानसभा लोकसभा सीट थी, उसमें बहुत सारी विधानसभा सीट है, जिसमें पश्चिम की जो सीटें हैं उस पर राष्ट्रीय लोकदल का दबदबा हमेशा बना रहता था। लेकिन इस बार बीजेपी के जो सिस्टम है, जो उनका संगठन है, जो उनकी कार्य करने की शैली है, वो कोई भी कारण हो वो जन जन तक पहुंचने और घर घर तक पहुंचने का काम करते हैं, जिसका कहीं न कहीं से असर है कि पूरे प्रदेश में उनकी सरकार मजबूती से आती है। तो इस बार भी जो भी उपचुनाव हो रहे हैं, वो चाहे खतौली हो चाहे अन्य जो उपचुनाव हो रहे हैं, उस पर सरकार का या बीजेपी का पूरी तरह से दबाव है और दखल रहेगा। तो वहां खतौली की जो स्थिति है वहां पे जातिगत भी आप देख सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनको देखा जाए तो वहां पे बीजेपी का पलड़ा अभी भी भारी नजर आता है। जी घनश्याम, क्या कहेंगे आप इस बात पर? इनका कहना है कि जहां भी अभी उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का पल्ला भारी नजर आ रहा है। पवन जी, जो खतौली है, खतौली में जो भारतीय जनता पार्टी और जो सपा आरएलडी के जो संयुक्त प्रत्याशी थे उनके जीत का आंकड़ा महज 16,000 था। क्या इस बार ये आंकड़ा बढ़ सकता है, या फिर कितनी नजदीक की लड़ाइयां इस बार देख रहे हैं आप वहां पे? जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए ये आंकड़े, क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो चुनाव में बहुत सारी संभावनाएं होती है, क्योंकि कई बार आपने देखा है कि अगर पिछला आंकड़ा आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे अंतर होते हैं और आगे जो हारा प्रत्याशी है वो जीत जाता है। तो जाहिर सी बात है जो सरकार है उसका दबाव उपचुनाव पे होता है, ये माना जाता है। लेकिन जो ये अंतर है, ये अंतर बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा किसानों के बहुत सारे वहां पे आंदोलन हुए हैं, जिसका असर पश्चिम के लोगों पे बहुत ज्यादा पड़ा। क्योंकि आपने देखा दिल्ली, वहां पे पश्चिम में नोएडा, गाजियाबाद के आसपास जितने भी किसान के क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, असर दिखाई दे रहा है वहां पे लोकल लेवल पे?
नहीं नहीं, देखिए अभी असर तो इतना नहीं असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी चुनाव थोड़ा सा और नजदीक आएगा तो बहुत सारी चीजें क्लियर नजर आएंगी। पहले जैसा अभी जो भी मतदाता है वो पहले जैसा मतदाता नहीं है कि आप इजी गोइंग किसी से आप पूछ ले, लेकिन जो माहौल बनता नजर आ रहा है उस माहौल के हिसाब से स्थितियां बन पा रही हैं कि बीजेपी की स्थिति अभी मजबूत नजर आ रही है। क्योंकि अब इससे पहले 2-3 चुनाव पहले जो मतदाता होता था क्लियर कट होता था, वो बताता था कि हम किस तरफ जा रहे हैं और किसके साथ हैं। आज के मतदाता थोड़ा सा पहले से अलग हो चुके हैं, चाहे उसको समझदार कह लें या वो चालाक समझ लें, लेकिन वो मतदाता पूरी तरह से कोई व्यक्ति बात करता तो लगता है कि इस पार्टी के साथ है, लेकिन जब तक वो वोट मतदान वह कर न दे तब तक ये स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाती। जी चलिए अशोक से भी उनकी राय जान लेते हैं। अशोक, आप क्या कहेंगे? पवन जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का पल्ला जो है वो भारी नजर आ रहा है, कहीं भी उपचुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार रहती है उसका पल्ला ज्यादा भारी नजर आता है। अशोक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है तकनीकी समस्या के कारण। तो घनश्याम, क्या कहना है आपका कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी का पल्ला भारी नजर आएगा, जिसकी सरकार है उसी का पल्ला भारी नजर आता है आने वाले चुनावों में? देखिए, जो दो मैनपुरी लोकसभा है क्षेत्र है और जो रामपुर विधानसभा क्षेत्र है, ये दोनों समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के नाम पे और यहाँ पे आजम खां के नाम पे एक गढ़ है। एक ऐसा गढ़ है जहाँ पे 10-10 बार एक ही चेहरे को, एक ही व्यक्ति को, एक ही परिवार को वहाँ की जनता ने चुना है। तो वहाँ पे सरकार किसकी है, बदलाव कितना हुआ है, किसकी लहर है, वो शायद मायने कम रखा अभी तक रखा हो, लेकिन अब परिस्थितियां इतर हो गई हैं। मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे, उनकी विरासत की लड़ाई लड़ी जा रही है। आजम खान अब चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहे, उनको बर्खास्त किया गया है, उनको हटाया गया है एक कानून के तहत, जिसमें वो 2 साल से ज्यादा की सजा पाने पे उस कानून के तहत उनको हटाया गया है वहां पर। और आजम खान इसके पहले जब वो लोकसभा के सदस्य थे 2019 में चुने गए थे, उसको उन्होंने रिजाइन देकर के विधानसभा की सदस्यता ली थी। उस लोकसभा पे उपचुनाव हुआ था, तब भी जो है आजम खां के प्रत्याशी जो असीम रजा हैं वो हारे थे, और इस बार फिर वहां से असीम रजा ही प्रत्याशी हैं आकाश सक्सेना के खिलाफ। घनश्याम लोधी वहां से लोकसभा यानी जो आजम खां का गढ़ है वो जीत चुके हैं। तो ये एक ऐसी बारीकियां हैं जो कहीं ना कहीं समीकरण बदल देते हैं, आंकड़े बदल देते हैं। और अब इस बार खतौली की अगर बात करें तो खतौली में जाहिर बात है, वही मैं पवन जी से समझने की कोशिश कर रहा था कि पिछली बार जो किसान आंदोलन हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुआ, जो किसान आंदोलन था वो दिल्ली से चल करके वो पूरे प्रभाव में था, और जो आरएलडी है वो किसानों की पार्टी कही जाती है, किसानों की राजनीतिक पार्टी कही जाती है अभी तक वहां पे। जाहिर बात है कि इतने बीजेपी के खिलाफ इतने माहौल के बाद, किसानों के इतने उग्र होने के बाद, हमारे साथ मैनपुरी से संवाददाता विवेक भी जुड़ चुके हैं। घनश्याम, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ मैनपुरी से संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। तो विवेक, मैनपुरी का क्या समीकरण चल रहा है? डिंपल यादव वहां से खड़ी हुई है। बिल्कुल, मैनपुरी में समीकरण भाजपा और सपा में टक्कर चल रही है। यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर लगभग 15.5 लाख वोटर है, और अब अभी तक सपा का जो सपा के संरक्षक थे वो सांसद रहे हैं। सपा का गढ़ कहा जाता है मैनपुरी में लगातार सपा की ही जीत हुई है। इस समय भी अगर हम विधानसभा की बात करें तो इसमें 5 विधानसभा हैं, जिसमें 3 पर सपा का कब्जा है, 1 पर स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, वही दूसरे पर चाचा शिवपाल जी हैं, तीसरे पर ब्रजेश कठेरिया जी हैं। वहीं भाजपा में 2 विधानसभा है जो कि मैनपुरी और भोगांव से दोनों जगह भाजपा विजयी है। भले ही मैनपुरी की लोकसभा की अगर हम बात करें लगातार जीत होती रही है, इस बार सत्ता पक्ष का चुनाव है। मेरे साथ कई कार्यकर्ता भी हैं, कई लोग भी हैं, और यहाँ दूर दराज से सपा की अगर बात करें, सपा के दूर दराज से लोग वोट मांगने आते हैं।
वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की स्टार प्रचारक की, तो यहाँ पर 40 स्टार प्रचारक की फौज के साथ यहाँ उतारे गए हैं, जो लगातार है मंत्री और पूर्व मंत्री हैं कुछ, और यहाँ कई लोग 40 स्टार प्रचारक की एक टीम बनाकर उतारी गई है। वहीं अगर हम वोटरों की बात करें तो 4.25 लाख लगभग यादव वोटर है, जो कि डिम्पल यादव यहाँ से प्रत्याशी हैं, और लोधी ये वोट है वो लगभग 1.5 लाख है। 3.5 लाख सात के वोटर है जो कि रघुराज प्रताप सात के समाज से आते हैं, वो भाजपा के प्रत्याशी हैं। और यहाँ ब्राह्मण 1.25 लाख है लगभग मुस्लिम वोट, जो कि सपा का पैक्ट वोट माना जाता है, यादव और मुस्लिम वोट बहुत ही कम वोट है यहाँ, ये 1 लाख से भी कम है। वहीं अगर हम अन्य बिरादरी की बात करें वो भी 1 लाख के आसपास ही है सभी। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये और है कि अभी तक जब तक सपा संरक्षक यहाँ चुनाव लड़ते रहे तब तक पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ कभी भी प्रचार करने नहीं आए हैं। इस बार स्टार प्रचारकों में इनकी सूची में नाम है और जल्द ही वो भी आएंगे। कहीं ना कहीं बहू को हराने के लिए वो पहुंचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोस्ताना अभी तक देखने को मिला। मुलायम जी जब तक नेताजी चुनाव लड़ते रहे तब तक राजनाथ बिल्कुल चुनाव के लिए प्रचार के लिए नहीं आए थे। मेरे साथ सपा के ही कुछ दूर दराज से आए हुए नेता हैं, एक रश्मि गुप्ता जी हैं, अपने समाज को लेकर चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं। इनसे भी वार्ता करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रश्मि गुप्ता, शिवरंग के नगर अध्यक्ष हूँ पार्टी से। यह पहला चुनाव एक ऐसा सामने आया है जिसमें हमारे बीच नेताजी नहीं है, और ये चुनाव नेताजी को वोट देने के लिए लोग बात तो दूर हम मिले लोगों से, और जो लोग कह रहे हैं कि ये वोट नेताजी को श्रद्धांजलि देने के काम करेंगे, और मैनपुरी की पहचान ही नेताजी के नाम पे थी। अगर विकास कार्य की बात करें तो विकास कार्य किस तरीके से हुआ और किसने करवाया यहाँ पर? विकास कार्य की अगर बात की जाए तो माननीय नेताजी के अलावा किसी ने मैनपुरी जिले में कोई भी कार्य भाजपा गिना नहीं सकती है, एक भी कार्य नहीं गिना सकती है कि मैनपुरी जिले में ये कार्य कराया गया है। जितने भी कार्य वो समाजवादी पार्टी के कराए हुए कार्य हैं। बीजेपी अपना एक भी कार्य नहीं बता सकती कि मैंने एक भी कार्य मैनपुरी जिले में कोई किया है। भैया अगर जातीय आंकड़ा की अगर बात करें तो लगातार सपा यहाँ पर भारी है, भले ही भाजपा से पूरी फौज लगी हुई है, लगातार यहाँ पर अपने प्रचार प्रसार करने के लिए आ रही है। जी पवन जी, आप इस बात पर क्या कहेंगे? विवेक जी का कहना है कि सपा की जीत जो है वो मैनपुरी में देखी जा रही है, सपा का पलड़ा भारी है, क्या कहेंगे पवन जी? देखिए, एक बात साफ होती है कि जैसे कुछ क्षेत्र होते हैं जो बड़े नेता होते हैं, वो अपना पर्टिकुलर कोई क्षेत्र ऐसा चुन लेते हैं जहां पे साइलेंट वोटिंग होती है। जहां तक वहां पे समाजवादी पार्टी के मुखिया का सवाल था तो ऑलरेडी वो उनका गढ़ था, इटावा, मैनपुरी, उसके अगल बगल के जो क्षेत्र थे वो हमेशा से उनकी सीट थी और उनका पूरी तरह से वर्चस्व था, तो वो उस सीट को वहां के लोगों को अपना मानते थे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पे बड़े नेता बहुत होते हैं, वो साइलेंट वोटिंग होती है। लेकिन अभी स्थितियां थोड़ा बदली हुई हैं। मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से साख लगा हुआ मैनपुरी चुनाव पे, क्योंकि मैनपुरी का चुनाव ऐसा है वो उनका घर है और उस चुनाव में उनकी पूरी तरह से साख लगी हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी की साख लगी है। लेकिन क्योंकि इससे पहले अभी रामपुर का जो चुनाव हुआ था उसमें लोकसभा के चुनाव में रामपुर में बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की थी। वहां भी आजम खान का पूरा दबदबा था और आजम खान का वहां पे पूरा क्षेत्र था, लोग उनको पूरी तरह से पसंद करते थे और वो वहां पे भी बहुत जमाने से काबिज थे। तो स्थितियां जब बड़ा नेता कहीं से लड़ता है या उसका एक क्षेत्र बना बनाया पहले से होता है तो वहां पे कागज तोड़ने में बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कहीं भी चुनाव लड़ेंगी, वो सारी आजादी है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब स्थिति बदलने लगती है या कोई नेता बहुत कमजोर हो जाता है या वहां पे कुछ परिस्थितियां बदली होती हैं तो वहां पे कुछ भी हो सकता है। अभी आपने देखा होगा अमेठी में जहां पे कांग्रेस का पूरी तरह से गढ़ था, उसमें भी बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की। तो जब
कभी भी ऐसी स्थितियां आती हैं, परिस्थितियां होती हैं, तो कहीं से भी सीट परिवर्तन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि ये चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। बहुत बड़े नेता, अभी हाल में आपने देखा आजमगढ़ के उपचुनाव में अखिलेश जी को हार का मुंह देखना पड़ा। तो ऐसी स्थितियां हैं, वो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ये चुनाव है जी। विवेक जी क्या कहेंगे आप? पवन जी का कहना है कि स्थिति बदल सकती है, कुछ भी हो सकता है। अमेठी कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन बीजेपी ने वहां पर अपना परचम लहराया, तो नेताजी नहीं रहे अब हमारे साथ, तो क्या इसका असर सपा पार्टी में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, आजमगढ़ भी कब्जा कर लिया एक तरीके से, कन्नौज भी कब्जा हो चुका है और रामपुर में भी। तो कहीं ना कहीं अब मैनपुरी के नेताजी के न होने पर अब चुनाव हो रहा है। वहां चुनाव अलग स्थिति में था, यहाँ पर अलग स्थिति में। अगर हम जनता की मूड की बात करें तो जनता की मूड की जो चर्चा है वो हमने आज दिन में हमने की थी, लोगों से, जनता से वार्ता भी की थी। तो ये सीधा सा निकल के आया था कि अब की बार अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो नेताजी को देनी है, नेताजी के नाम पर वोट देना है, डिंपल भाभी को वोट देना है। यहाँ पर अब लगातार चर्चा कर रहे थे कार्यकर्ता। आज अखिलेश जी ने एक मीटिंग की जिसमें पूर्व सैनिक को सम्मानित किया गया। कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों में भी ये था कि डिंपल जी को ही वोट देना है और सपा को ही यहाँ श्रद्धांजलि देनी है। सपा को जो पूर्व मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री रहे, विवेक हमारे पास समय कम है, घनश्याम कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी घनश्याम कहिए। विवेक, सवाल आपसे है, मैनपुरी में एक तरफ यादव परिवार है और दूसरी तरफ पूरी सरकार है। सरकार से तकरीबन 40 लोगों को लिस्ट बनी है जो वहां पे जाकर के प्रचार कर रहे हैं बारी बारी से। दोनों लड़ाई में जो बारीकी से देखा जाए तो एक तरफ सिंपैथी है सपा की तरफ से, जो एक श्रद्धांजलि की बात जिस तरीके से आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ से सरकार है। इस लड़ाई में क्या लगता है कि जो लड़ाई थी, जो 94,000 से बड़ी वोटों से जीत मुलायम सिंह यादव ने वहां से जीती थी, क्या इस बार लड़ाई नजदीक होने जा रही है या एक तरफा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी कुछ वहां पे चमत्कार करने वाली? हम यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते हैं कि सपा जीत जाएगी, ना भाजपा जीत जाएगी, ये भी नहीं कह सकते। एक तरफ यादव परिवार पूरी दम लगाए हुए है, वहीं आसपास के जिलों से भी कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, कार्यकर्ता भी वोट मांग रहे हैं। लेकिन और दूसरी तरफ सरकार के 40-40 मंत्री, स्टार प्रचारक फौज उतरी हुई है। वही क्षेत्रीय विधायक भी आसपास के कई जिलों से भी बीजेपी के भी आ रहे हैं। तो ये निर्णय तो चुनाव 10 तारीख को जब भी काउंटिंग होगी तभी मालूम होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ जो जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं तो यही देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं अभी तक सपा का पड़ा भारी है। सपा के जो सिंपैथी मिलने हैं जो सपा को मिलनी है। दूसरी तरफ चलिए विवेक, समय का अभाव रहने के कारण इस चर्चा को आज हम यही रोकते हैं। आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। घनश्याम आपका शुक्रिया, विवेक आपका, सभी का शुक्रिया। तो आज की इसी चर्चा में इतना ही। इसी के साथ नमस्कार।